आरएलडी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह का कोरोना से गुरुग्राम में निधन। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक, कहा वो हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे। अब मई में नहीं होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। शिक्षा मंत्री समेत बोर्ड के कई अफसर कोरोना संक्रमित। 10वीं की परीक्षा भी हो सकती है रद्द। 12वीं के एग्जाम जून में कराने की तैयारी। कोरोना के नए स्ट्रेन से जगदलपुर में युवक की मौत। हैदराबाद से कुछ दिन पहले ही वापस आया था छत्तीसगढ़। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। जवानों ने अल बद्र के 3 आतंकी किए ढेर। एक आतंकी ने किया सरेंडर। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन में। देश में कोरोना ने पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक दिन में सामने आए हैं 4,12,000 मामले। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि लगातार जिस तेजी के साथ में आंकड़े बढ़ रहे हैं वो लगातार तेजी से लोगों की चिंताएं बढ़ा रहा है। 3,980 लोगों की जान चली गई। तो आपको यह भी बताते चले कि बीते 9 दिनों से 3 लाख से ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे थे और आज दूसरी बार ऐसा हुआ है कि 4 लाख से ज्यादा आंकड़े सामने आए। इससे पहले की हम बात करें तो 4,01,000 आंकड़े इससे पहले भी आ चुके, लेकिन आज 4,12,000 आंकड़े सामने, जिसके साथ में चिंताएं भी लगातार बढ़ती गई हैं। आपको यह भी बताते चले कि सरकारें बढ़ते आंकड़ों को लेकर चिंतित है, लेकिन साथ में टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। यही नतीजा है जिसके चलते आंकड़े भी तेजी के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ में वैक्सीनेशन को लेकर भी बहुत तेजी के साथ कदम उठाने की बात राज्य सरकारें और केंद्र सरकार कर रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कोरोना से बचाव का एकमात्र तरीका आज के वक्त में अगर कुछ नजर आता है तो वो वैक्सीनेशन ही नजर आता है। और ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर जोर भी दिया जा रहा है। और ऐसे में हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, एक बार फिर से बड़ा रिकॉर्ड टूटा है। 4,12,000 संक्रमण के मामले सामने आए। क्या कुछ जानकारी विस्तार से बताएं। जिस तरीके से लगातार कोरोना की जो रफ्तार है वो बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर भी आंकड़े बिगड़ते चले आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बात करें 4 लाख से ज्यादा के आंकड़े हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल डरावनी होती जा रही है। मगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी पिछले 24 घंटे के अंदर 20,000 से ज्यादा के आंकड़े हैं और मरने वालों की संख्या जो है वो 311 है। यानी कि कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल अभी भी कहीं ना कहीं सामान्य नहीं हुई है। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है। कोशिश के साथ साथ लगातार कहा भी जा रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की जा रही है, हर तरीके से कोशिश की जा रही है। मगर अभी तक कोशिश जो है वो रंग लगती नजर नहीं आ रही। यानी कि धरातल पर अभी भी कहीं ना कहीं आंकड़े बिल्कुल बिगड़ते जा रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से ऑक्सीजन की परेशानियों की, तो ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने प्लांट जरूर स्टार्ट किया है, क्योंकि मंगलपुर के अंदर भी संजय गांधी अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट स्टार्ट किया गया है और लगातार और भी प्लांट को स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ी हुई है और लगातार टेस्टिंग की प्रक्रिया भी बढ़ाई जा रही है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दी जा सके और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किया जा सके। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो सरकार इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाती नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल है, जिस तरीके से बात करें केंद्र सरकार के राज्य सरकार की, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच में अभी भी तालमेल मिलता नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता को परेशानी होती है। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, अस्पतालों के अंदर मॉनिटर किया जा रहा है। यहाँ तक कि रामला ग्राउंड के अंदर भी 500 कोविड बेड का वेंटिलेटर सेंटर बनाया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है लगातार लोगों की परेशानियों को दूर किया जा सके। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर संस्थाएं भी आगे आ रही हैं जो लोगों की मदद कर रही है, चाहे वो ऑक्सीजन के सिलेंडर के माध्यम से हो या फिर वैक्सीन के माध्यम से हो या फिर दवाइयों के माध्यम से हो या फिर बेड को मुहैया कराने के माध्यम से हो। मगर लगातार कोशिश जरूर की जा रही है, मगर अभी तक हालात बिल्कुल अभी सुधरे नहीं है, यानी कि नॉर्मल नहीं हुए हैं। और देखना होगा क्या आने वाले कुछ दिनों के अंदर जरूर हालात कुछ नॉर्मल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार जो है प्लांट भी स्टार्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं हालात
थोड़े से सामान्य जरूर होंगे, मगर अभी इसके अंदर थोड़ा सा समय लगेगा। बिल्कुल, जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तिवारी तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज के जो आंकड़े हैं तेजी के साथ बढ़ते नजर आए हैं। 4,12,000 संक्रमित आंकड़े, ये आंकड़े हैं ताजा, जिनके साथ में लगातार जिस तरह की तस्वीरें आ रही है उससे चिंताएं भी लगातार तमाम सरकारों की बढ़ रही है, लोगों की बढ़ रही है और इसी को लेकर कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो रुक करते हैं बाकी खबरों का। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। वो कोरोना से संक्रमित थे। 86 साल के चौधरी अजीत सिंह की मंगलवार रात को तबीयत बेहद बिगड़ गई थी। उन्हें गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के कारण उनकी हालत नाजुक हो गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह बागपत से 7 बार सांसद और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। उनके निधन के बाद बागपत समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शोक की लहर है। तो वहीं चौधरी अजीत सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। चौधरी अजीत सिंह की गिनती जाट बिरादरी के बड़े किसान नेताओं में होती थी। आरएलडी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह 22 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसके बाद से ही उनके फेफड़े में संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता चला गया। मंगलवार रात अजीत सिंह की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह उनका निधन हो गया। आपको यह भी बता दें कि चौधरी अजीत सिंह ने अपनी सियासी सफर की शुरुआत 1986 से की थी। उस समय उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बीमार पड़ गए थे। अजीत सिंह 1986 में राज्यसभा भेजे गए थे। इसके बाद 1987 में से लेकर 1988 तक वो लोकदल और जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। 1989 में अपनी पार्टी का विलय जनता दल में करने के बाद वो उसके महासचिव बन गए। तो पूरे देश में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी सख्ती की जा रही है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी कई जिलों में सख्ती हुई है। इस बीच श्रीनगर से ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर कोरोना कर्फ्यू की वजह से तमाम गैर जरूरी दुकानें बंद रहीं। तो वहीं सड़कों पर भी शांति देखने को मिली, सन्नाटा देखने को मिला। आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पुलिस भी लगातार सख्ती बरत रही है और जगह जगह पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है और साथ में लोगों को जागरूक करने की कोशिश में जुटी है। और इसके साथ ही लोगों से ये कह रही है कि लोग बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन ने सहयोग करने की भी अपील की है। वो लोग बिना किसी काम के सड़कों पर और बाजारों में अगर कोई घूमता हुआ मिल रहा है तो उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके अभी भी कुछ लोग हैं जो बिना काम के अभी भी सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन है या घर से आने में मतलब प्रॉब्लम भी हो रही है। गाड़ी भी नहीं मिलती है। सुबह कभी पैदल आना पड़ता है, कभी किसी से लिफ्ट मांगनी पड़ती है, तो पहुंचते लेट ड्यूटी पे पहुंचते हैं। हर जगह दिन ब दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह से बस यही मांगना है, मतलब इस बीमारी से बचाव हमें। हाँ, करना चाहिए, क्यों नहीं, लेकिन लोगों का खौफ ख़त्म हो गया है। मतलब जब पहले आया स्टार्ट में ये वायरस आ गया तब लोग बहुत डर रहे थे, लेकिन फिर खौफ ख़त्म हो गया, अब किसी में डर नहीं है। करना चाहिए, हाँ, इससे मतलब ये बहुत बड़ी बीमारी है। मैं खुद हॉस्पिटल में होता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे पेशेंट्स की क्या हालात है, कोविड पेशेंट्स की बहुत बुरी हालत है उनकी। मैं बस यही बोलना, घर में बैठो, स्टे होम। लॉकडाउन तो पिछले साल इससे बेहतर था, लेकिन इस साल मुझे नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन है। लोग ऐसे ही निकल रहे हैं घरों से, पता नहीं है उनको कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है, घूमने जा रहे हैं लोग ऐसे ही। उनको पता नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं और अपने परिवार के साथ खेल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कैसे समझाया जाए। मसाजिद में भी कहते हैं, मोहल्लों कमेटी में भी कहते हैं, हर एक जगह कहते हैं लॉकडाउन करो भाई, अपने अपने घरों में रहो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, वो घरों में नहीं बैठ रहे हैं। तो कितना ज़रूरी एहतियात है इसका? बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ये अपने लिए है, ना कि गवर्नमेंट के लिए, ना किसी और के लिए है। ये मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही महाराष्ट्र में सियासत तेज होती नजर आ रही है। इस बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। बोट दाखवल्या सर्वोच्च न्यायालय, ही सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आहे की महाराष्ट्र सरकारने केलेला जो कायदा आहे
तो बेकायदेशीर आहे. तो मुळात तो बेकायदेशीर नाही. विधानसभेनं केलेला कायदा बेकायदेशीर नाही. नाही, ते चुकीचं बोलतंय. आम्ही बोट दाखवलेलं नाही. बोट दाखवल्या सर्वोच्च न्यायालय. ही सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आहे की महाराष्ट्र सरकारने केलेला जो कायदा आहे तो बेकायदेशीर आहे. तो मुळात तो बेकायदेशीर नाही. विधानसभेनं केलेला कायदा बेकायदेशीर नाही. तो वहीं बिहार के पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर बुधवार की रात एक महिला का एक स्कूटी सवार महिला ने ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा किया कि पुलिस के पसीने छूट गए। इस दौरान महिला के मन में जो आया वो बोलती चली गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर मोदी तक के विरोध में वो अभद्र टिप्पणी करती चली गई। जानकारी के अनुसार महिला बिना हेलमेट के थी। पुलिस वालों ने उसे रोककर कहा कि हेलमेट नहीं पहनने के बदले में उसे फाइन देना होगा। इस बात को सुनने के तुरंत बाद ही महिला आग बबूला हो उठी। वो नाराज होकर उल्टे पुलिस वालों को ही नियम कानून बताने लगी। वो किसी भी हाल में चालान नहीं देगी, वो लगातार यही कहती रही। नहीं वो तो सब ठीक है। वही हेलमेट देखने के लिए गई थी। बनाइए वीडियो आप। हाँ मैं वही देखने के लिए गई थी। क्या हर देख- लॉकडाउन में करती हूँ मैं ये काम। अच्छा। इसको लगाइए वीडियो जितना लगाना है आपको। हेलमेट अपलोड भी नहीं करना है। लगाएंगे आप? हाँ नहीं लगाऊंगी मैं। अच्छा, नहीं लगाऊंगी। कानून का तो पालन नहीं कोरोना से करें? आदमी मर रहा है। आपको हेलमेट का चिंता हो रहा है। क्यों हेलमेट का चिंता नहीं नहीं होगा? हेलमेट का चिंता हो रहा है। हाँ। लेकिन ये चिंता नहीं हो रहा है कि रिक्शा वाला भूखे मर रहा है। हाँ। मैं तो हर पिछले तो साल भी लॉकडाउन रूल में तोड़ बांटी के हूँ। करेंगी आप नो, कुछ भी? नो, 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 पिछले साल भी मैं लॉकडाउन में हाँ। बांटी हूँ खाना। हाँ। और इस साल भी बांटूंगी। हाँ। क्योंकि मोदी को समझ नहीं आता है हाँ। और नीतीश कुमार को नहीं आता है। मुझे तो आता है। अगर मेरे पास 10 रुपए है तो 5 रुपए जरूर खिलाऊंगी। अभी बिल्कुल। जाके देखिए रिक्शा वाला कैसे मर रहा है भूखे। उसको वो- पूछ करके आई, खाना खिला के आई हूँ। उसके आपको इसके लिए किसी ने रोका है खाना खिलाने के आप लिए? मेरी वीडियो बना रहे, जाके नीतीश का वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं? बनाइए उसका, मोदी का भी निकाल लीजिए वीडियो। समझ गए? अच्छा लाज कर दीजिए उनका। तो वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने कहा कि राजधानी को अब तक सबसे ज्यादा 555 टन ऑक्सीजन मंगलवार को मिली। वहीं शहर के अस्पताल कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी के बीच जीवन रक्षक गैस की आपूर्ति की कमी से जूझ रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। हाईकोर्ट लगातार केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए ये कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है दिल्ली को ऑक्सीजन देना और कृपया कर दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दीजिए। हम आपकी ना नहीं सुनेंगे, हम आपके बहाने नहीं सुनेंगे। मुझे लगता है कि हाईकोर्ट के इस हस्तक्षेप के बाद, हाईकोर्ट के इस टिप्पणी के बाद जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दिल्ली को मुहैया कराएगा। और मसला सिर्फ ऑक्सीजन का नहीं है, मसला क्रायोजेनिक टैंकर का भी है। जिन टैंकर में इस ऑक्सीजन को ले जाया जाता है, एक स्पेशलाइज्ड मशीन होती है। हमने ये भी मांग करी है कि ये टैंकर भी पर्याप्त मात्रा में हिंदुस्तान में जिस भी कोने कोने में है वहाँ से भारत सरकार उसे अपनी राष्ट्रीय संपत्ति मानकर उसका राज्यों में बंटवारा करे। राज्यों में उसी हिसाब से इसका वितरण होना चाहिए जिस हिसाब से ऑक्सीजन का वितरण केंद्र सरकार कर रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में खुद हलफनामा देकर केंद्र सरकार ने इस बात को कबूला है कि हिंदुस्तान के अंदर 1631 क्रायोजेनिक टैंकर अभी उपलब्ध हैं। क्रायोजेनिक टैंकर की कोई कमी नहीं है, तो दिल्ली को भी पर्याप्त मात्रा में क्रायोजेनिक टैंकर मिले, ऐसी हमने मांग की। वाले को सुरक्षा कवच पहनाया जाए, हर दिल्ली वाले को ये वैक्सीन लगाकर एक सुरक्षा कवच पहनाया जाए और वैक्सीन भारी से भारी संख्या में दिल्ली वालों को लगे। इस प्रकार की सारी चेष्टा और सारा प्रयास दिल्ली सरकार कर रही है। बड़े स्तर पे वैक्सीनेशन शुरू कर रही है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से बात करके वैक्सीन को दिल्ली लाया जा रहा है और केजरीवाल सरकार प्रतिबद्ध है कि अगर पर्याप्त मात्रा में हमें वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराई जाती हैं तो हम 3 महीने के भीतर हमारी सरकार हर दिल्ली वाले को वैक्सीनेट कर देगी, यानी कि हर दिल्ली वाले को केजरीवाल सरकार का सुरक्षा। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना को लेकर स्थिति बेहद खराब है। लगातार कोरोना से लोग मर रहे हैं। ये सरकार कोरोना को रोकने में फेल हो चुकी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। स्थिति बड़ा भयावह है। जिस तरह लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऑक्सीजन के अभाव में सरकार केवल हेडिंग मैनेजमेंट करने में व्यस्त है। आज भी मैंने देखा मुख्यमंत्री फोटो साफ करा रहे थे। जहां हालात इतनी खराब हो, चाहे गांव हो, जनपद मुख्यालय हो, सीएससी हो, पीएससी हो, लखनऊ राजधानी हो,
ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 3-3 दिन 4-4 दिन लग रहे हैं लोगों को ऑक्सीजन का रिफिलिंग कराने में। किस हालात पर छोड़ा इस सरकार ने? कल मैंने सुना मुख्यमंत्री ने कहा 300 नए प्लांट लगाएंगे। मुख्यमंत्री जी ये भी बता दीजिए कब तक लगाएंगे? क्या पिछली बार वाले वेंटिलेटर की तरह इस बार भी आप गैस प्लांट लगाने की स्थिति में? 1.5 लाख बेड कहाँ है आपका? और कितने कठिन परीक्षा उत्तर प्रदेश के लोगों को लेंगे? क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने इसीलिए आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया था? पूरी तरह यह सरकार फेल हो चुकी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद पार्टियों ने अपना अपना दावा जाहिर कर दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सूबे में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में उसने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है और उसे कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिली हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस दावे को खारिज किया है और कहा कि पार्टी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बयान जारी कर कहा कि आम आदमी पार्टी ने जिला पंचायत सदस्य की 83 सीटें जीती हैं, ग्राम प्रधान की 300 और क्षेत्र पंचायत की 232 सीटों पर अपना परचम लहराया है। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जो आम नागरिक से लेकर सरकार के लिए एक बड़ी समस्या रख रहा है और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। कोरोना पर जंग जीतने के लिए लगातार अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना मामलों पर लोगों को हो रही समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ऑनलाइन जिसमें कोई भी घर बैठ के जानकारी ले सकता है कि बेड कहाँ खाली है, उस अस्पताल पहुंच जाए। लेकिन बेड पोर्टल पे तो दिखाई देते हैं अस्पताल में, लेकिन जब वहाँ हॉस्पिटल पहुंचा जाता है तो वहाँ पे सारे बेड उसमें मुझे लगता है कि जैसे पहले ये समस्या बहुत आ रही थी, बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट के लोग जैसे मेडिकल जो शिक्षा के ये संस्थाएं हैं, पीजीआई है, केजीएमयू है, आरएमएल है, इनके अपलोड करने में टाइम लगता है। सुबह 7 बजे हम लोग को आता है पूरा डिटेल कि इतने बेड इन संस्थाओं में खाली हैं और जब तक 12 बजे तक आप करते हैं जब तक उसको अपलोड करके भेजते नहीं, इसलिए उसमें थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। इसको पोर्टल में ठीक किया जाएगा। दूसरी चीज सर, जो निजी अस्पताल वाले हैं 18,000 लिए जाएंगे, एक मिनट लेकिन 50,000 रोज 80,000 रोज 1 लाख रुपए तुरंत जमा करिए तब एडमिशन मिलता है निजी अस्पतालों में। नहीं, इस पर तो देख रहे हैं, जहाँ कंप्लेंट आ रहा है उनको बताया भी गया है, हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनको बताया भी गया और हिदायत भी दी गई है कि कोई एडवांस में पेमेंट नहीं लेना है। इस तरह का कोई कंप्लेंट आएगा, पिछले बार भी कंप्लेंट आया था, इसमें हम लोगों ने काफ़ी सख्ती भी की थी। इस बार भी अगर कोई कंप्लेंट आएगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो इस कोविड की हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, अगर वो एडवांस पैसा लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर बीएसएफ की कार्रवाई देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, सांबा में पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर किया गया है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपके टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बीएसएफ के द्वारा आज एक पाकिस्तानी को ढेर किया गया है। तड़के 2:35 पर सांबा में पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर किया गया है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है जम्मू कश्मीर से, जहां पर बीएसएफ की जो कार्रवाई वो देखने को मिली है। लगातार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि किस तरीके से जो घुसपैठिए हैं वो भारत में पाकिस्तान से दाखिल होने की कोशिश करते हैं और फिर जो वहां पर जिस तरह की स्थिति को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, उससे पहले ही हमारे जो जवान वहां पर लगातार मुस्तैदी के साथ तैनात हैं, वो उनके मंसूबों को कामयाब होने से पहले ही उन्हें ढेर कर रहे हैं। बीएसएफ के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, एक पाकिस्तानी को ढेर किया गया है। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वैसे में सरकार ने वैक्सीनेशन भी तेज कर दिया है, लेकिन कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लापरवाही देखने को मिल रही है। ताजा मामला पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सामने आया है,
जहां पर एक वैक्सीनेशन सेंटर पर लापरवाही का आरोप लगा है। इस दौरान वैक्सीनेशन कराने गए लोगों ने खासा हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि यहां पर वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं है, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। लोगों का आरोप है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है, फिर भी उनको वैक्सीन नहीं लग पाती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव खत्म होने के बाद लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ने लगे हैं। अब पश्चिम बंगाल में 10,000 से ज्यादा नए कोरोना से संक्रमित जो सामने आए हैं और इसी के साथ में अब लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर भी सतर्कता तेज होती नजर आ रही है। यहाँ पर सुबह 4 बजे से यहाँ पर लाइन देकर जितना भी 70-80 आदमी यहाँ पर डेली यहाँ पर आता है, जिसमें कल भी हम लोग थे, जिसमें कल कोई मास्क को नहीं लेकर है, उसका कागज लेकर उसको एक ही दिया गया, जब कल के आसमान कल के पागल। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर 12, साढ़े 12, पौने 1 बजे वैक्सीन आता है। यहाँ से 2 किलोमीटर से इतनी दूर से लेके आने में यहाँ पर सुबह 4 बजे से जितना भी सीनियर सिटीजन ही है और सेकंड डोज वाला, सेकंड डोज का ऑलरेडी 42 दिन पार हो गया। 42 दिन के बाद भी हम लोग को 4-5 दिन इधर चला गया और 5 दिन हाथ में है, और 5 दिन के अंदर में किसी का अगर मृत्यु हो जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबल किसका होगा? यहाँ पर सुपर है तो बोला सुपर सब करता, सुपर का कोई यहाँ सिस्टम है ही नहीं, सुपर का कुछ नहीं है। यहाँ पर पूरा सिस्टम को गंदा करके रखा हुआ है। और अब आज भी इस्लाम में जितना भी महिला है, महिला लोग के लिए कोई कोटा नहीं है कि चल 20 महिला को हमको देना है, किसी के दिन उसका चिंता उसको रखना चाहिए। यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है उसका कोई हार्ट का पेशेंट, हम खुद ही हार्ट का पेशेंट हूँ, कोई पैर का है, कोई हाथ का है, कोई माथा का, कोई ब्रेन का है। वो लोग बूढ़े आदमी गाड़ी करके आता है, यहाँ पर बैठता है, फिर चल के चले जाता है। तो इसका सिस्टम है, सरकार बोली कि वैक्सीन है अवेलेबल है, और ये लोग बोलते हैं हम लोग के पास वैक्सीन नहीं है। तो ये कहाँ से होगा? इसका दायित्व कौन लेगा? अभी 5 दिन में जो सीनियर सिटीजन 70 साल 80 साल का है, अब उसमें किसी को कल मृत्यु हो जाए और उसका टाइमली अगर डोज मिला होता तो इसमें सरकार कितना पीछे पड़ रही है कि उसको लेना है, डोज लेना है, लेकिन यहाँ से तो बता नहीं देना है। ये उल्टा रिएक्शन कब तक चलेगा? यहाँ पर सब आके यहाँ पर इसका व्यवस्था किया जाए। अभी भी यहाँ पर आसनसोल का जितना भी है वहाँ पर तो हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते, सीनियर सिटीजन है, उसने किसी का लॉकडाउन भी चल रहा है, उसको भी पालन करना है, सबको पालन करना। अभी सुबह फिर आके यहाँ पर लाइन लगाएंगे, देखा जाए किसको क्या होता है। देखिए कल भी लाइन लगाए, भोर वेला से रुके के बोला नहीं होगा, आज भी देखिए भोर वेला से 8 नंबर पे मेरा नाम था, बोल रहा है कि नहीं होगा। कितने बजे आते हैं यहाँ पे? कितने बजे लाइन लगाए आप? हम लोग 4:30 बजे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है केरल से। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कोरोना को लेकर केरल सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला है। लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच में केरल में 8 से 16 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यह बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। 8 से 16 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन केरल में रहेगा। और आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे देश में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको लेकर राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही हैं, जो सख्त कदम उठा रही हैं। और उन्हीं में से एक आज केरल में 16 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज 4,12,000 से ज्यादा आंकड़े पूरे देश में सामने आए और इन आंकड़ों को देखने के बाद जो सरकारें हैं वो सचेत होती नजर आ रही हैं। तमाम जो सरकारें हैं वो सख्ती करती नजर आ रही है और अब केरल सरकार ने भी सख्ती करने का जो फैसला किया है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले केरल सरकार नाइट कर्फ्यू चला रही थी, वीकेंड लॉकडाउन कर रही थी, लेकिन बावजूद उसके जब आंकड़े कम होते हुए नजर नहीं आए और इस तमाम स्थिति को और जो हालात और ना बिगड़े, इसको लेकर अब कदम उठाती नजर आ रही है। यही वजह है कि अब 16 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाने का जो आदेश मुख्यमंत्री के द्वारा दे दिया गया है। केरल से इस वक्त की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच में ये मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने आदेश दिया है कि 16 मई तक के लिए प्रदेश के अंदर, पूरे केरल के अंदर 16 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जो विशेष रूप से जो जरूरी चीजें हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को छूट मिलेगी, इसके अलावा सभी के ऊपर सख्ती के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार तीसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें
में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पेट्रोल की कीमतों में 35 से 44 पैसे तो डीजल की कीमत में 45 से 51 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपए 55 पैसे जबकि डीजल का दाम 80 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर रहा। वहीं मुंबई की हम बात करें तो पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 95 पैसे और डीजल की कीमत 87 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर थी। तो आपको बता दें कि पंजाब के फगवाड़ा में एसएचओ को अब मिनी लॉकडाउन के दौरान रूटीन गश्त पर गरीब सब्जी वालों को दबंगाई दिखाना भारी पड़ गया। एसएचओ की गुंडागर्दी का जो वीडियो है वो वायरल होने के बाद पंजाब पुलिस के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने तुरंत प्रभाव से एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। पंजाब के कपूरथला में फगवाड़ा थाना क्षेत्र के एसएचओ नवदीप सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर निकले थे। इस दौरान वो दुकानें बंद कर रहे थे और भीड़ हटाने जा रहे थे। सरकार द्वारा सब्जी मंडियां न लगाने का आदेश है, तभी उन्होंने बिना कुछ कहे एक सब्जी वाले की दुकान पर मिर्च से भरी टोकरी को लात मार दी। भले ही फिल्मी स्टाइल में सिंघम बनने की कोशिश नवदीप सिंह के लिए भारी पड़ी हो, लेकिन अब उन पर यह एक्शन भारी पड़ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लगातार क्षेत्र में उनके इस कृत्य की निंदा की जा रही है। इसके साथ ही लोगों ने ट्विटर पर डीजीपी से एसएचओ की शिकायत की, जिसके बाद डीजीपी ने नवदीप सिंह को सस्पेंड कर दिया। तो वहीं कपूरथला की एसएसपी ने कहा कि एसएचओ नवदीप सिंह को सस्पेंड करके उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।